नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2026 में सबकी नजर बंगाल चुनाव को लेकर है, लेकिन 2026 का सबसे धमाकेदार चुनाव सामने खड़ा है। कहने को एक म्युनिसिपल चुनाव है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो और जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियों, बड़े बड़े नेताओं का भविष्य तय होना हो कि क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे खत्म ही हो जाएगी उनकी सियासी करियर, क्या महायुति में भी कुछ गड़बड़ चल रही है, नहीं चल रही है, क्या बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है, पूरे महाराष्ट्र का धुरंधर कौन होगा इसको जीतने के लिए, साबित करने के लिए। आज इस सब पर हम बात करेंगे और हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हिंदी में सवाल करूं, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई हिंदी में पूछने पे मारने तो नहीं आता? नहीं। मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन भारत की सभी भाषाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं और हिंदी का भी बहुत सम्मान करता हूं। सर, वैसे तो बीएमसी कहने को एक लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन इससे धमाकेदार कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बीजेपी पहली बार बीएमसी में शायद अपना मेयर बैठाने जा रही है या उसकी कोशिश कर रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कहा यह जा रहा है कि यह चुनाव तय करेगा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या वो पॉलिटिकली खत्म हो जाएगी। आपको लगता है बहुत कुछ स्टेक पर है? देखिए, पहली बात तो ये चुनाव बीजेपी का मेयर बैठाने के लिए नहीं है। ये चुनाव हमारी महायुति का मेयर बैठाने के लिए है, मुंबई को अल्टरनेट गवर्नेंस का मॉडल देने के लिए है। 25 वर्ष मुंबई की महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चला, उस भ्रष्टाचार से मुंबई को मुक्त करने के लिए है और मुंबई में रहने वाले जो मुंबईकर है उनकी आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरा करने के लिए काम करने का एक चुनाव है। जहां तक हमारे अलायंस का सवाल है, तो मुझे पूर्ण रूप से ये लगता है कि हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे, मेजॉरिटी से जीतेंगे और हमारे अलायंस का मेयर बनेगा। और मैं ऐसा कभी मानता नहीं कि कोई पार्टी समाप्त हो सकती है, इसलिए हमारे लिए ऐसा लक्ष्य भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सेना समाप्त हो जाए। देखिए, पार्टियां बनती है, बिगड़ती है जनता के मत। कोई नेता किसी पार्टी को समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारा एम भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस चुनाव में उनको एक बड़ी अच्छी शिकस्त हम लोग देने वाले हैं। सर, मुझे याद है अभी प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार में आप लोग जबरदस्त जीत हासिल किए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो, और स्पेशली जहां परिवारवाद चल रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अंदर गुस्सा भरता जा रहा है। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस के अंदर देखिएगा कि बगावत होगी और कांग्रेस जो है वो और टूटेगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या उद्धव ठाकरे जो बीएमसी के, एक बार बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई बीएमसी के हिसाब से ही चल पा रहे हैं, नहीं तो अब तो खत्म हो जाते हैं अब तक, अगर वो हार गए तो आपको लगता है उनकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और टूट जाएगी या लीडरशिप चेंज की मांग उठेगी? देखिए, वो पार्टी जो है ना, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो मालिक है उस पार्टी के, इसलिए मालिक चेंज नहीं हो सकता है। नीचे के जो है वो बेचारे सारे सैनिक और बाकी सारे जो लोग हैं वो इधर उधर जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, मालिक की मर्जी आएगी वैसा वो चलता रहेगा। हाँ, इतना जरूर है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि चुनाव में हारना या चुनाव में जीतना ये मायने नहीं रखता, लेकिन हारने के बाद उस हार से आप क्या सीख लेते हो ये मायने रखता है। कांग्रेस की हालत क्यों खराब है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, किसी भी हार से वो सीखते नहीं है, वही मूर्खता, उसी प्रकार का व्यवहार वो लगातार करते रहते। अगर उद्धव जी और उनकी सेना इस हार से नहीं सीखेंगे तो आगे भी उनका हश्र यही होगा। मुझे यह लगता है आपकी लोगों में जाने की कितनी मंशा है, संघर्ष करने की कितनी मंशा है, पार्टी चलाना है तो उसको समय देने की कितनी मंशा है, इस पर निर्भर करता है। तो अगर इस हार के बाद जो आप कह रहे हैं कि इनएविटेबल है, अगर उद्धव जी को यह समझ में आया कि मैंने गलती की थी बीजेपी से अलग होकर, और उन्होंने कहा कि जब सब आ ही गए हैं, अजीत भाई को भी ले ही सकते हो, शिंदे जी है ही हैं, तो मुझे भी वापस ही ले लो, तो क्या यह संभव है कि उद्धव ठाकरे वापस आए? देखिए, ये संभव नहीं है। नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंसेस करना आसान होता है। मसलन 2 पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल अलग अलग एजेंडे पे चल रही है और फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सब साथ में आ गए,
ऐसा होता है। लेकिन जहां मन दुख जाता है वह कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता। हमारे मन दुखे हुए हैं। हम एक दूसरे से अलग होने के बाद या अलग होने की राह पर जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द वो बोलते लिखते, इन सारी चीजों के बाद ये मन नहीं है। देखिए, वो कोई हमारे शत्रु नहीं है। हम चुनाव के बाद उनके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, लेकिन अलायंस नहीं कर सकते। दरवाजा क्लोज है। देखिए, दरवाजा तो उन्होंने क्लोज किया था, आपने बाहर से कुंडी मार दी, वैसे समझ लीजिए। लेकिन ठाकरे परिवार का क्या होगा, यह भी सवाल है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ रहे हैं, राज ठाकरे हैं ही नहीं, क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से इतनी बड़ी विरासत जो बाला साहब ठाकरे छोड़कर गए थे, और आप चूंकि इतने करीब से आप लोग साथ में काम किए एक जमाने में, आपको अगर कोई कभी वो बैठ के पूछें कि भाई मेरे से क्या गलती हुई, मैं कहां गलत चला गया, कांग्रेस से गठबंधन करके गलती की या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में जो उन्होंने किया वो गलती की, आप उनकी गलती अगर देखें एज अ फ्रेंड, आपको क्या लगता है वो कहां गलत हुए? देखिए, पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति से बाला साहब ठाकरे जी की विरासत कोई समाप्त नहीं कर सकता। वो विरासत हमेशा रहेगी। पर यह जरूरी नहीं है कि विरासत उनके बेटों के पास ही रहे। विरासत दो प्रकार की होती है, एक संपत्ति होती है और दूसरा विचारों का धन होता है। संपत्ति बेटों के पास रहेगी, उनके विचार लेकर शिंदे जी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए विचारों की विरासत ये शिंदे जी के पास होगी। बाला साहब ठाकरे ये महाराष्ट्र में एक बहुत कद्दावर इस प्रकार के नेता रहे और वो हमेशा रहेंगे। मैं जितना उद्धव जी को करीब से जानता हूं, आपने पूछा हुआ प्रश्न ये कभी हो नहीं सकता। उद्धव जी कभी बैठकर अपनी गलती मान ले और हमको पूछ ले, मुझे ही क्या, अपने करीबी आदमी को भी पूछ ले कि मेरी गलती क्या है, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। वो महाराष्ट्र के राहुल गांधी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, महाराष्ट्र के राहुल गांधी ऐसा नहीं कहूंगा मैं। लेकिन आजकल राहुल गांधी के साथ रह रहकर उनके कुछ गुण ले रहे हैं। ये राज ठाकरे का कोई भविष्य दिख रहा है सर आपको? मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, राज ठाकरे एक ऐसे नेता है कि जिनको एक ऑडियंस है। राज ठाकरे अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। कोई भी बात सीधे तौर पर कहने वाले राज ठाकरे, भाषण भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि इस चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने उद्धव जी के साथ जाकर जो अलायंस किया है, मेरा अपना मानना है, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। उद्धव जी नहीं होंगे। उद्धव जी को राज ठाकरे का फायदा मिलेगा, लेकिन राज ठाकरे जी को उद्धव जी का फायदा नहीं मिलेगा। आप कहते हैं सर राज ठाकरे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी बीजेपी के साथ आते हैं, इतना नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। आपने पूछा नहीं कि दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या, इसी चुनाव में आपके साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े? देखिए, सीधी बात यह है कि हम उनको साथ में नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत व्यापक विचारों वाली पार्टी है। देखिए, जब उन्होंने हिंदुत्व के विचार को अपनाया तो हमने उनको साथ में लिया, क्योंकि हिंदुत्व ये हमको जोड़ने वाला धागा है। लेकिन बाद में वापस जब हिंदुत्व से वो केवल इस प्रकार के विचारों में चले गए, या उनके लोगों ने वापस मराठी के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारना, उनको पीटना, उनको गाली देना शुरू कर दिया, ये हमारे पार्टी को मंजूर नहीं है। देखिए, हम भी मराठी प्राइड वाले लोग हैं। मैं मराठी हूं, मुझे मराठी होने का बहुत अभिमान है। मराठी भाषा के लिए हम लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी होनी चाहिए, इसका हमारा आग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में बसने वाले अन्य प्रांतों के जो लोग हैं उनके साथ आप दुर्व्यवहार करें, ये हम नहीं पसंद करते, हम नहीं मान्य करते। और दूसरी बात यह है, मराठी आदमी कब से इतना संकुचित होने लगा? अरे भाई, जब मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई की थी, वो कोई खुद के लिए नहीं की थी। अहमद शाह अब्दाली ने तो उनको ये प्रस्ताव दिया था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये 3 प्रांत मेरे हैं, ऐसा आप रिकॉग्नाइज करो, बचा हुआ भारत मराठों का है, ये मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। लेकिन मराठों ने मान्य नहीं किया। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, ये भी हमारे भारत के भाग है, हम ये आपको लेने नहीं देंगे।
इतना व्यापक विचारों वाला ये समाज है, इतना व्यापक विचार हमको छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिए हैं। और ऐसे में, और देखिए ऐसा नहीं है हमारे गायकवाड़ गुजरात में जाकर बसे, हमारे होलकर और हमारे शिंदे ये मध्य प्रदेश में मालवा में और उधर ग्वालियर में जाकर बसे और उन्होंने राज चलाया। बिल्कुल आप अगर तंजावुर देखेंगे वहां पर भी भोसलों ने राज किया, ओडिशा में भोसलों ने राज किया। आज आप अगर जो हमारा जगन्नाथ का मंदिर है उस मंदिर का इतिहास देखेंगे तो जिस समय मुगलों ने उस पर आक्रमण किया था तो नागपुरकर भोसलों ने वहां मुकाबला किया था। तो इतना व्यापक विचार रखने वाले मराठी लोग इतने संकुचित थोड़े हो सकते। अपना प्राइड रखना, अपनी भाषा का प्राइड रखना, ये बिल्कुल सही है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन अपना प्राइड दिखाने के लिए छोटे से टैक्सी वाले को मार दो, ऑटो वालों को मार दो, ये हमको मंजूर नहीं है। पर देवेंद्र जी, लोग ये कहेंगे कि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स हमेशा से यही थी। आपको शायद बीएमसी चुनाव के पहले ये लग रहा है कि अगर उनको साथ लिया तो ये उत्तर भारतीय या बाकी लोग जो वोट करते हैं वो खिसक जाएगा, इसलिए अभी आप उनको बोल रहे हैं कि भाई दूर रहो। बिल्कुल नहीं। देखिए आपको शायद मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय बीच में ऐसा आया कि जब राज ठाकरे जी ने अपने झंडे का रंग बदला, गेरुए रंग का झंडा लिया और अपना एजेंडा घोषित किया कि हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के विचार के लिए मैं लड़ूंगा। जब वो हिंदू कहते तो व्यापक हो जाता है। हिंदू का अर्थ तो केवल मराठी नहीं होता, मराठी तो है ही लेकिन नॉन मराठी भी है। तो वो तो फिर उनका विचार हमारे साथ मिल गया तो इसलिए हमने उनको साथ ले लिया। लेकिन बाद में जब वो वापस चले गए और उन्होंने उस विचार को त्याग दिया तो फिर हमको तो कोई चारा नहीं था, हम तो इस विचार में नहीं रह सकते। तो फिर अगर छोड़ दें तो वापस आ सकते हैं, मतलब अगर हिंदुत्व की बात करें तो, कि उनके लिए भी दरवाजा बंद है। अभी तो क्या है, अब तो चुनाव 2029 में आएगा। लेकिन देवेंद्र जी, जब आप ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 साल में हिंदुओं को कंसोलिडेट किया है, जोड़ा है, और उसमें उनको कोई वो छुपा के पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो खुल के बोलते हैं। लेकिन जब आप खड़े होकर कहते हैं मंच से कि मैं खुलकर कह रहा हूं कि मेयर जो है वो मराठी होगा और हिंदू होगा, तो फिर आप हिंदू और मराठी को अलग क्यों करते हैं? देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट आपने समझना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमारे एक नेता कृपाशंकर सिंह ये मीरा भाईंदर में एक सभा में थे और मीरा भाईंदर के हिंदी भाषी लोगों ने उनको ये कहा कि हमारा उत्तर भारतीय महापौर मीरा भाईंदर में कब बनेगा। उन्होंने जवाब दिया कि जब आप इतनी संख्या में चुनकर आओगे तो आपका बनेगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का वो स्टेटमेंट उठाकर मुंबई में इस प्रकार से हंगामा खड़ा किया उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने और कांग्रेस ने और सबने मिलकर कि भाई मानो मुंबई में अब कोई उत्तर भारतीय महापौर बनाने की बात हुई है। और इस प्रकार से उनके बयान आ रहे थे मानो उत्तर भारतीय हमारे नहीं है, मानो वो कोई पाकिस्तान से आए, इस प्रकार से टूट पड़े थे हमारे ऊपर। तो उस समय एक और बयान आया और वो बयान था एमआईएम का, और एमआईएम के वारिस पठान ने कहा कि कोई बुरके वाली मुंबई का महापौर बनेगी। तो मैं राह देख रहा था कि बुरके वाली बनेगी बोलने के बाद इनका इस पर क्या रिएक्शन है। आपको आश्चर्य होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं। संजय राउत जो सुबह 9 बजे उठकर बोलते, उनको जब पूछा गया बोल ही नहीं पाए, जबान ही नहीं। तब मैंने इनको एक्सपोज किया। मैंने कहा देखो, कोई बोलता है उत्तर भारतीय महापौर, वो भी मीरा भाईंदर में, तो आप टूट पड़ते हो। आपको उत्तर भारतीय नहीं चलते, आपको बुरखे वाले चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो मुंबई का मेयर है ये महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर ये मराठी बनेगा।